लगातार मेरे साथ जो है ना वो ज़्यादती करवाती रही है। मैं बुरा हाल हो गया था मेरा बिल्कुल। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितने लोग हैं कितने नहीं। बहुत ज़्यादा बुरा हाल था मेरी। लड़कियाँ बहुत रोती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें तरस नहीं आता था किसी पे भी। उनका इतना ज़्यादा ये काम था ना कि मैं आपको नहीं बता सकती। उन्हें किसी पे भी तरस नहीं आता था, किसी पे भी नहीं आता था। 3 दिन में कोशिश नहीं की वहाँ से भागने की? वहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता मैडम, कोई भी नहीं। कहती थी अगर तुम किसी को बताओगी भी ना तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होनी है। उन्होंने यही बताया हुआ था कि मेरा जो है ना दुबई में, वो दुबई में होती थी, कि मेरा पार्लर का काम है वहाँ पे। क्या करती थी दुबई में? गलत काम करती थी, लड़कियों को लेकर जाके ज़्यादती करवाना उनके साथ। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं पीपल्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन गुजरांवाला में। पीपल्स कॉलोनी गुजरांवाला के पुलिस स्टेशन की हदूद से मिलती है एक बोरी बंद लाश। इस खबर के मुतालिक पुलिस को बज़रिया वायरलेस इत्तला मौसूल होती है। पुलिस मौके पर जाती है, लाश को खोलती है तो इसके अंदर होती है एक औरत जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया। हाथों को बांधा, पाँव को बांधा, और ऐसा मालूम होता था कि जिस तरह से लाशें मिला करती थी कराची से। पुलिस को तफ्तीश होती है, अपनी तफ्तीश का आगाज़ करती है। शुबह जाहिर होता है कि शायद एक कोई ऐसा गैंग गुजरांवाला में भी आ गया है जहां पर ख़वातीन को कत्ल करने के बाद बोरी में डाल के फेंक दिया जाता है। इस लाश के हाथों को जब देखा जाता है तो हाथ पर लिखा होता है एक फ़ोन नंबर। उस नंबर को ट्रेस किया जाता है, उस पर कॉल की जाती है तो मालूम होता है कि ये नंबर इस खातून के हाथ पर जो लिखा है इसके सगे बेटे का है। बेटे से रब्ता किया जाता है और बेटा कहता है कि हमारी माँ पाकिस्तान में है या नहीं हमें इस बारे में मालूम नहीं। एक सरकारी इदारे में ये बेटा जॉब करता है। इस औरत को किसने कत्ल किया और बोरी में बंद किसने किया, ये सारी कहानी क्या है, ये सब आपको दिखाते हैं। क्या नाम है? अलीज़ा। कितनी उम्र है? 21 साल। 21 साल? जी। पहली शादी है? नहीं, दूसरी शादी है। पहली शादी किस उम्र में हुई? पहली शादी तकरीबन 15-14 साल की उम्र में हुई थी। अम्मी अब्बू ने की थी या खुद की थी? नहीं, घर वालों की मर्जी से हुई थी। वहाँ से डिवोर्स क्यों हुई? औलाद का मसला था। क्या औलाद नहीं हो रही थी वहाँ पे मुझे। औलाद नहीं हुई तो उसने तलाक दे दी? मैंने खुला ले लिया था। बहुत ज़्यादती करते थे। क्या करते थे? मारना पीटना हर चीज़, यानी। अच्छा, मुझे उसके बाद बताओ, ये शादी किसने की? मैंने मेरी अपनी मर्जी से हुई है ये शादी। जी। अंडरस्टैंडिंग थी पहले? नहीं, यानी घर वालों की मर्जी से हुई है। मेरी मर्जी से, घर वालों की मर्जी से हुई है। अच्छा ठीक है, घर वालों की मर्जी से हुई है। जिंदगी कैसी गुजरी बहुत इनके अच्छी। साथ? बहुत अच्छी। अच्छी गुजरी? बहुत अच्छी। कितना अरसा हुआ शादी को? तीसरा साल, अभी 3 साल कंप्लीट नहीं हुए। जिंदगी ठीक थी? बहुत अच्छी। अपने शौहर के साथ खुश थी? बहुत ज़्यादा। क्या मसला बना अलीज़े? मैं बिल्कुल खामोश हूँ, तसल्ली से मुझे बताओ। आपको पूरा हक हासिल है अपनी बात करने का, ठीक है ना? आप बताओ क्या इशू बना। मैं बड़े प्यार से आराम से पूछ रही हूँ, बताओ। शाबाश। हुआ ये था कि बस घरेलू मसले की वजह से जॉब करना चाहती थी। मेरी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है, 9th पढ़ी हूँ बस मैं तो। लेकिन जॉब मुझे जो है ना यानी मिलती थी, लेकिन वो सैलरी के इशू की वजह से नहीं कर पाती थी मैं वहाँ पे। थोड़ी होती थी? हाँ जी। तो उसके बाद फिर ना मेरी यानी जो रिश्ते में फोत हुई हैं वो मेरी रिश्ते में खाला लगती थी। नाना अबू की भांजी थी वो। रिश्ता था ना? हाँ जी। ठीक है। तो उनसे मेरी ना तकरीबन 1.5 माह पहले मेरी अम्मी के घर में मुलाकात हुई थी मेरी। तो उनसे ऐसी जॉब के सिलसिले में बात हो रही थी। तो बात होते होते ना जॉब की बात होने लगी। वो कह रही कि ठीक है, मेरा ना पूरी फैमिली को, सबको यहाँ पे यही पता था कि उनका उन्होंने यही बताया हुआ था कि मेरा जो है ना दुबई में, वो दुबई में होती थी, कि मेरा पार्लर का काम है वहाँ पे। किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या सही है क्या नहीं। तो बस मेरे से और मेरे हस्बैंड से उनकी मुलाकात पहली दफ़ा हुई थी। मेरे हस्बैंड ने आज तक यानी उनसे कोई मुलाकात नहीं की थी। तो उनसे पहली दफ़ा मेरी मुलाकात हुई थी उनसे मेरी अम्मी के घर पे। वहाँ पे हमारी बात हुई थी 1.5 माह पहले। तो करते करते फिर वो जॉब की बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है मेरे साथ दुबई चलना, मेरा ID कार्ड नहीं बना हुआ। क्या करती थी दुबई में? गलत काम करती थी, लड़कियों को लेकर जाके ज़्यादती करवाना उनके साथ। उनकी रजामंदी से? नहीं, लड़कियाँ बहुत रोती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें तरस नहीं आता था किसी पे भी।
13 साल की लड़कियां भी होती थी, बहुत ज़्यादा। मैं वहाँ गई तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनके यानी जब मैं उनके साथ रावलपिंडी गई हूँ तो फिर मुझे वहाँ का अंदाज़ा हुआ। अच्छा, और यहाँ पे सबको बताया था कि पार्लर है, सैलून है? हाँ जी, यहाँ पे सबको यही पता था कि पार्लर है, सिर्फ फैमिली को उनकी पता था, लेकिन फैमिली छुपाती थी बात को। ठीक है। उसके अलावा फिर उसके बाद जब मेरी इनसे बात हुई, मेरा ID कार्ड नहीं बना हुआ था तो बाहर जाने का इशू बन रहा था, मैं बाहर नहीं जा पा रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा बाहर नहीं जाती कोई बात नहीं, मेरा इस्लामाबाद में ना यही काम है तो तुम्हें सैलरी अच्छी मिल जाएगी। तो मेरे हस्बैंड ने इजाज़त नहीं दी, उन्होंने कहा नहीं जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दें। उन्होंने यानी बुला पुसला के इतने प्यार से उन्होंने बात की कि हमें यकीन हो गया कि शायद काम है पार्लर का। इनका कह रही नहीं समझ में आया, तो मुझे पार्लर का काम तो नहीं आता था तो मैं कैसे जाती, लेकिन उन्होंने कहा था अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम जैसे वहाँ कपड़े वगैरह प्रेस कर देना या खाना वगैरह बना देना, सैलरी तुम्हें इतनी मिलेगी, मौके की निस्बत तुम काम सीखती रहना। मैंने कहा चलो ठीक है। भला मैं चली गई, अपने हस्बैंड को मैंने राज़ी किया, मैं चली गई। वहाँ मैं गई हूँ तो उन्होंने इस्लामाबाद वो मुझे नहीं लेकर गई, वो मुझे उन्होंने मेरे हस्बैंड को इस्लामाबाद का कहा था, लेकिन इस्लामाबाद नहीं था वो। मुझे खुद भी नहीं पता मैं कहाँ आई हूँ, ये मुझे बाद में पता चला कि मैं रावलपिंडी में थी। जब मैं वापस उनके साथ ही गई थी, वो मेरे घर आई थी मुझे लेने के लिए। कैसे गई थी? प्राइवेट गाड़ी पे, बस हाँ जी, प्राइवेट गाड़ी पे गई कार थी? नहीं, बस थी, जिसमें जैसे आम लोग जब जाते हैं वैसे ही थी, बस थी, पैसेंजर्स की तरह। हाँ जी, उसमें मैं गई हूँ। तो उन्होंने टिकट बाहर चली थी, इसलिए मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि कहाँ की टिकट ले रही हैं वो। तो मैं वहाँ चली गई हूँ, 5:30 बजे वहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद उन्होंने वहाँ ना फ्लैट बिल्डिंग टाइप बहरिया टाउन रावलपिंडी, वहाँ पे यही काम होता है, वो करवाती हैं। तो वहाँ पे बिल्डिंग ही थी, बिल्डिंग में मुझे लेकर गई हैं। वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मेरा मोबाइल मुझसे ले लिया है। उसके बाद उन्होंने मुझे 2 ही कमरे थे, एक कमरे में उन्होंने बंद कर दिया। वहाँ पे और भी लड़कियाँ थीं। कितनी? 3-4 होंगी। तो उसके बाद फिर उनका इतना ज़्यादा ये काम था ना कि मैं आपको नहीं बता सकती। उन्हें किसी पे भी तरस नहीं आता था, किसी पे भी नहीं आता था। उन्होंने मेरा मोबाइल छीना, मैंने कहा मुझे अपने हस्बैंड से रब्ता करने दें। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड से खुद रब्ता किया कि हम पहुंच गए, मेरी बात नहीं करवाई। ठीक है। उसके बाद फिर जब मैं वहाँ पे 3 दिन बाद जब मेरी लगातार मेरे साथ जो है ना वो ज़्यादती करवाती रही है, मैं बुरा हाल हो गया था मेरा बिल्कुल। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितने लोग हैं कितने नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था मेरा। जब तीसरे दिन जब मेरी हस्बैंड से मेरी बात हुई, मोबाइल आपके पास नहीं था? नहीं, तीसरे दिन उन्होंने अपना मोबाइल मुझे दिया था। जैसे उन्होंने कहा था बात कर लो, वरना हस्बैंड कह रहे थे कि जो है ना अभी तक गई है, बात नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरी बात करवाई, थोड़ी सी देरी बात हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात तो नहीं बताई, लेकिन बता दी, वो समझ गए थे। उन्होंने मुझे वहाँ से बुलवाया ID कार्ड का कह के। तो वो पहले वो मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन बाद में फिर वो मुझे उन्होंने भिजवा दिया, से बिठा दिया। मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ बिठाया मतलब क्या समझाया कुछ कि जाके बताना ना या कुछ? नहीं, गाड़ी में उन्होंने मुझे वहाँ से बिठा दिया था। आगे से मेरे हस्बैंड ने मुझे ले लिया था, वो खुद नहीं आई थी मेरे साथ। उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद 3 दिन मेरा इलाज चलता रहा है। उसके बाद फिर चौथे दिन मेरे हस्बैंड ने उसे बुलवाया है। हमें किसी को भी नहीं पता कुछ भी कि उन्होंने फ़ोन करके उसे बुलवाया है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने उसे बुलवाया। बुलवाने के बाद मैं देख के मैंने वो आ गई है तो हमें पता चला है। थोड़ी सी देर के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए घर से मैं बाहर गई थी उन्हीं के कपड़े लेने के लिए। मेरे हस्बैंड ने पीछे से चाय बनाई है, उसमें उन्होंने नींद की गोलियां डाल दी हैं, वो बेहोश हो गई है। उसके बाद रात के टाइम जाके उन्होंने उसका गला दबा दिया। मैं घर आ गई थी, हमारा यही कुछ था कि हम घर में मौजूद थे। उन्होंने मारने के बाद मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने मार दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता मैंने कि उन्होंने कब मारा है कब नहीं। ठीक है। उसके बाद सिर्फ मेरे बेटे का यही कसूर था कि वो घर में आया है तो उसने पापा के साथ जो है ना वो बोरी में लाश को पैक करवा के वो फेंक के आए, वरना उसने भी नहीं मारा। सिर्फ मेरे हस्बैंड ने। पहले शौहर से है? इन मेरे हस्बैंड का बेटा है। अच्छा ठीक है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर आपको औलाद दी जी। आपका अपना बच्चा है कोई? हाँ जी। कितना साल? 2 साल का है। वो कहाँ है? मेरी अम्मी के पास। 3 दिन में कोशिश नहीं की वहाँ से भागने की? वहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता मैडम, कोई भी नहीं। कोई चाह के भी बैठे होते हैं बाहर, क्या है? नहीं, वो फ्लैट टाइप बना हुआ है, वहाँ से कोई निकल ही नहीं सकता। वो लॉक लगा कर रखती हैं, कोई नहीं निकल सकता वहाँ से, बिल्कुल नहीं निकल सकता। ठीक है। जब उसने आपको 3 दिन के बाद बस पे बिठाया तो क्या उसको ये डर नहीं था कि ये जाके बताएगी? नहीं,
उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपने हस्बैंड को, उन्हें नहीं पता था कि मैंने अपने हस्बैंड को कुछ बता दिया है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर तुम बताओगी, क्योंकि मेरी दूसरी शादी थी, हाँ। मेरे अब्बू नहीं हैं, सिर्फ अम्मी हैं और नाना अब्बू ही हैं। वो कहती थी अगर तुम किसी को बताओगी भी ना तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होनी है। ठीक है। यानी इस तरह पैसे भी दिए वहाँ से? नहीं, पैसे सिर्फ वो मेरे हाथ में 4,000 रुपये थे मैडम। 1,000 रुपये की उन्होंने टिकट दी थी, वो उन्होंने करवा के, और 3,000 रुपये मेरे हाथ में थे बस। उसके अलावा मुझे कोई पैसे उन्होंने नहीं दिए थे और ना मैंने उनसे मांगे थे, क्योंकि मैं वहाँ से निकल गई थी, यही बहुत था। ठीक है। वो 14 साल से लड़कियों को ले जाती थी दुबई ले जाकर लड़कियों को बेचती भी थी, यूज भी करवाती थी। इसको भी उसने रमज़ान में मुलाकात इससे हुई, इसकी बात चली उनसे। मैं गरीब जरूर लेकिन बेगैरत नहीं हूँ जो मैं अपनी इज्जत के साथ ऐसे किसी को खेलने दूँ। ये अपने आप को रो रही थी, मार रही थी, गाल पे चपेट मार रही थी, काफ़ी रो रही थी। मैंने शरीफ थी ना? सारी बात इसने बताया, ठीक है, बच्चों की तरह रोना, बाथरूम में जाके 15-15 मिनट निकलना नहीं। फिर मैंने से कहा देखो जो भी बात है ना, अब अल्लाह जानता, आप जानती हो, मैं जानता हूँ, बात को यहीं दबा दो। कैसे मारा उसको? फिर उसको मैंने गले में लगाकर दोनों हाथों से दबा दिया। फिर वो आगे नींद में थी, कुछ नहीं, वो हिली भी नहीं, जो बात है सीधी सी। फिर उसका दम टूट गया। क्या नाम है? शमशाद अहमद सिद्दीकी। शमशाद अहमद सिद्दीकी जी। क्या करते हो? PTCL में मुलाजम हूँ, छोटा सा। कौन सा ग्रेड है? लाइन मैन हूँ जी। लाइन मैन हूँ लाइन मैन है जी। कितने अरसे से? 23 साल सर्विस हो गई है। 23 साल की जी। उम्र कितनी है? 48 है दूसरी शादी है? जी, दूसरी शादी है। ठीक गुजर रही थी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर कोई रही मसला मसाइल? थी। बस मसला मसाइल यही था कि इसने जिद कर लिया था जॉब करने का, जो आज हम इस मंजर पे आ गए। इसका कसूर था? जाहिर सी बात है, देखें ना, जितनी भी तनख्वाह थी हमारी 40-45 हज़ार, खुशहाल ज़िंदगी तो गुजर रही थी वो, ठीक है। अब इसने जिद बांध दिया, वो जिद यहाँ तक आ गया। लेकिन ये है कि कुदरत को दिखाना था। वो 14 साल से लड़कियों को ले जाती थी दुबई ले जाकर लड़कियों को बेचती भी थी, यूज भी करवाती थी, बहुत उसके साथ हादसा होता था। इसको भी उसने रमज़ान में मुलाकात इससे हुई, इसकी बात चली उनसे। अनजाने में कैसे मुलाकात? रमज़ान में मुलाकात हुई। रमज़ान में इससे बात हुई थी। अच्छा। कि दुबई जाना तो मेरे साथ चलो। इसने कहा ID कार्ड वगैरह मेरा नहीं है। फिर मुसलसल इससे ना कभी कभी व्हाट्सएप पे रब्ता रहा है उसका, ये नहीं कि नहीं था, लेकिन मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर ये हमारे घर एक दिन आई, इससे कहा जी मेरी ना दूसरी ब्रांच जो है ना इस्लामाबाद के अंदर है, तो आप मेरे साथ वहाँ चलो। इसको मैंने मना किया कि देखो हालात मुल्क के सही नहीं है, बेहतर है कि ना जाओ तो बेहतर है, बच्चे भी छोटे हैं। लेकिन इसने ये उसको क्या इनका मामला था क्या नहीं, उसने इसको बिल्कुल मुतासिर कर दिया था। ये बच्चा अपनी मम्मा के पास छोड़ के 2 साल का बच्चा उसके साथ चली गई। आपको मुतासिर नहीं किया? मुझे भी बहुत कायल किया, लेकिन मैं भी बोला चले 4 दिन की बात है, 4 दिन में आ जाएगी, देख लेते क्या होता है। ठीक है। फिर ये चली गई उसके साथ। फिर मोबाइल इसका बंद हो गया 6-7 बजे के करीब। मैं परेशान हो गया। पैसे देकर भेजा था? 2000 में दिया था किराया वगैरह। ठीक है। ठीक है। उसके बाद तो मुसलसल इससे रब्ता मेरा नहीं हुआ। अब मेरा दिल घबरा भी रहा था। जो बात सीधी से मैं हफ्ते की जिस दिन वो गई थी उस रात को मैंने रोया भी हूँ कि ये क्या हो गया। उसके बाद इससे ना रब्ता, तीसरे दिन रब्ता इससे अचानक हुआ मेरा। कितने दिन आपसे रब्ता इनका नहीं हुआ? दूसरे दिन शाम को हुआ, यानी 2 दिन आपसे रब्ता नहीं हुआ। जिस दिन गई है उस दिन शाम को फोन बंद हो गया। फोन पे इसने रब्ता किया, मैं पहुंच गई हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद फोन बंद? कोई रब्ता नहीं हुआ। सारी रात फोन नहीं हुआ? सारी रात नहीं हुआ, सारा दिन गुजर गया, अगला दिन भी गुजर गया। ठीक है। आपने इस दौरान किसी से रब्ता नहीं किया? किसी से मैंने कोई रब्ता नहीं किया। इसको मैं किसी को जानती नहीं। रिश्ते में क्या लगती है ये औरत आपकी? ये रिश्ते में खाला लगती है, लेकिन आपकी ये औरत जिससे मैंने इंटरव्यू किया क्या लगती है? ये मेरी मिसेज है। मिसेज किसे कहते हैं? बेगम कहते हैं, जीवन साथी को कहते हैं। जीवन साथी को कहते हैं। आए हो ना लाइन पे अब? जीवन साथी को कहते हैं जी, बिल्कुल। तो जीवन साथी 2 दिन गायब हो गया, रब्ता नहीं किया? जी। मैं फिर बहुत परेशान रहा। फिर मैंने सबक सुनाने को नहीं कहा, मैं जो सवाल कर रही हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। परेशान में बहुत। 2 से 3 दिन बीवी से रब्ता नहीं हो रहा जी। पुलिस को बताया? नहीं बताया। क्यों? बस छोटा सा मुलाजम में डर रहा था कि पता नहीं क्या हुआ, क्या मामला, क्या नहीं। इज्जत के खातिर ये डर नहीं लगा कि मेरी बीवी किधर गई? जी नहीं, बीवी का तो मैंने देखा कि उसके हाथ में है, अब क्या मामला कोई नहीं। ये डर नहीं लगा कि मेरी बीवी मर गई है, जिंदा है, एक्सीडेंट हो गया, किधर गई? ये डर था?
बिल्कुल कुछ ना कुछ तो हादसा हुआ था जिसके साथ जो मेरा राब्ता नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये किसी से सवाल शेयर नहीं किया आपसे कि आपको डर लगा था कि डर मेरी लगा था, जवान लेकिन- बीवी कहाँ गायब हो गई? जी जी बिल्कुल ऐसी बात है, लगा लेकिन था? लगा था, लेकिन तो मैं फिर किसी किसी से राब्ता किया? किसी से नहीं पुलिस से, किया मैं, किसी से नहीं किया रिश्तेदार से, किसी से नहीं सुरैया से? सुरैया से मैंने राब्ता किया। क्या बात हुई? उससे मैंने कहा बाजी वो उससे राब्ता नहीं हो रहा तो मेरी बात करवाएं। हाँ, तो उसने फिर मेरी बात करवाई, इससे करवाई थी? करवाई थी। क्या कहा? उसने कहा यहाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं कहा बाजी बात ये है ना कि इसका साथ- बीवी से बात हुई थी? हाँ हुई थी। ये पहला झूठ सामने आ गया। बीवी का ठीक ये है। कहना है कि मुझसे बात नहीं हुई पूरे 3 दिन। शौहर कह रहे हैं कि मेरी बीवी से बात हुई थी। फिर सोच लो, हुई ठीक, थी? नहीं हुई थी बात। हुई झूठ थी। क्यों बोलूं क्या मैं बात जी? हुई थी? इसने शॉर्ट में कहा ना कि बस मेरा ना कोई मसला बना हुआ है यहाँ। मैं समझ गया कोई ये चक्कर में आ गई है। मैंने कहा किसी तरीके से मैं निकालता हूँ आपको। मैंने सुरैया बाजी को बहुत मुतमिन किया, बहुत मुतमिन किया। वो खैर मुतमिन हो गए, इनको गाड़ी में बैठा दिया। ठीक है, सारा दिन उसके साथ मैं लगा रहा, लेकिन गाड़ी में उसने बैठा दिया। फिर बैठाने के बाद उन्होंने मुझे रिंग किया, ठीक है, कि जी वो गाड़ी में बैठ गई है। तो मैंने फिर कहा चले ठीक है। फिर उसके बाद मैं इससे मुसलसल राब्ते में था फिर गाड़ी पे। फिर ये लारी अड्डा उतरी है, लारी अड्डे के बाद ये घर आई है। घर आने के बाद फिर इसने ना मैंने घर आने के बाद जो आगे की कहानी है वो मैं अलग से सुनूंगी। ठीक है। पहले मुझे यहाँ से बात का जवाब दो। क्या नाम बताया? शमशाद से देखिए। शमशाद, मुझे इस सवाल का मेरे जवाब सीधा सीधा देना है जो मैं जी पूछूंगी। जी बाजी बोले हुक्म। पहले तो आपने ये कहा कि इस औरत की ये जिद थी कि मैंने नौकरी करनी है, जी, जी। इस वजह से आज ये हालात आए हैं। बिल्कुल। ये औरत नौकरी की जिद क्यों करती थी? बेहतर ये जानती थी। ये बेहतर जानती है। तुम क्या जानते हो? मैं तो ये जानता हूँ, देखिए मेरी तनख्वाह दाढ़ी बिल्कुल में अच्छी तुम्हारी थी। सफेद बाल हैं। बिल्कुल जी, मेरा तो गुजारा बेहतरीन चल रहा था भाई। बेहतरीन चल रहा था? बिल्कुल चल बेहतरीन रहा था। नहीं चल रहा था तो औरत नौकरी करना चाह रही थी। बेहतरीन नहीं चल रहा था, खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, तो उसने कहा कि मैं साथ में नौकरी करके घर को चलाती हूँ। इसमें कोई शक नहीं, उसे साथ देने की कोशिश की। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि इसकी जिद की वजह से ये कुछ हुआ? लेकिन ये नौकरी गुजराने में भी कर लेती, छोटी तनख्वाह में कर लेती। आपने शाम को ढूंढ के घर दी पे तो आ थी? जाती। 2-3 जगह पे गए थे इसको लेकर, फिर बात नहीं बनी वहाँ। फिर तो फिर ये घर पे ही रही जी। अब औरत वापस घर आ गई, बीवी तुम्हारी। जी, जी। आगे क्या हुआ? आगे क्या कहा? आगे इसने फिर रात को तकरीबन कहा कि ये बात, ये अपने आप को न रो रही थी, मार रही थी, गाल पे चपेट मार रही थी, काफ़ी रो रही थी। मैंने शरीफ थी ना? सारी बात इसने बताया। ठीक है, बच्चों की तरह रोना, बाथरूम में जाके 15-15 मिनट निकलना नहीं। फिर मैंने से कहा देखो जो भी बात है ना, अब अल्लाह जानता, आप जानती हो, मैं जानता हूँ, बात को यहीं दबा दो। ठीक है, लेकिन इसका रोना बंद नहीं हुआ। ये रोती रही मुसलसल। रोने के बाद में फिर एक दिन मैं नमाज पढ़ के जब उठा तो उसका ख्याल दिन में आ गया सुरैया का। मैंने कहा या अल्लाह मैं उसको कॉल करता हूँ, अगर आ गई तो मैंने उसको मार देना है, अगर नहीं आई तो मैंने माफ़ कर देना है। वो मैंने कॉल किया, बहुत मुतासिर किया, वो आ गई। जब वो आ गई घर पे थी, मैंने किसी को नहीं बताया था, किसी मुतासिर बच्चे कैसे वगैरह किया? को। जानी बात से मैंने कायल किया कि बाजी उसकी तबीयत सही नहीं है, आप आके उसको ले जाएं, क्योंकि उसके पास मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल जो है ना ख़राब हो गया है, तो बेहतर है कि आप साथ आके ले जाएं। वो आ गई। उसके बाद मैंने किसी बच्चे को नहीं, इसको भी किसी को नहीं टच किया मैंने। रात को फिर उसको इसने खाना उन्हें खिलाया। खाना खिलाने के बाद ये गई है बाहर कपड़े के चक्कर में। मैंने उसको नींद की गोली चाय बनाकर दे दिया। कपड़े के चक्कर में? कपड़े देने गई थी किसी आंटी को मंडी में, जो कपड़े उसने बाजी के कपड़े थे। उसके बाद मैं ना उसको जनाब नींद की गोली दे दिया चाय में बना के। जब नींद की गोली उसने खा ली तो फिर ये कराची से आई हुई हो तुम? नहीं, यही जद्दी पुश्ती इधर हिंदुस्तानी हो? जी हाँ जी। अच्छा। उसके बाद फिर इनको ना मैंने जनाब जब गोली वोली दे दिया तो कोई 12 कहाँ से लाई गोलियाँ? मेडिकल स्टोर से मिल जाती क्या है। कहा जाके? मैंने कहा जी वो ऐसी गोली दे नींद की जरा जिनको सुकून मिले तो काफ़ी देर मैं सो सकूं। तो उन्होंने 3 गोलियां दे दी, लेकिन डाला में 2 था। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको गोली खिला दी, वो खा पी के सो गई। उसके बाद फिर ये आके उससे जगाई है, फिर इसने थोड़ा सा बात किया, लेकिन वो मदहोश थी, इसकी पूरी बात हुई या नहीं हुई इसको पता हो। फिर ये सो गए। मैं फिर उस कमरे में बैठा रहा, सारे बच्चे उस कमरे में थे, ये भी उस कमरे में। फिर 1:30-2 के टाइम में मैंने आके ना सरिये से उसका गला दबा दिया। सरिया कहाँ से लिया? वो घर पे रखा हुआ था। कौन सा सरिया था? वो आम सरिया नहीं, वो तो लोहे के। घर पे कहाँ से आ गया वो? कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी घर पे? नहीं, मैं ला कर रखा हुआ था, मैंने बोरी पे ला कर रखा हुआ था। पहले से रखी थी? हाँ जी, सारा मैंने इंतजाम उससे प्लानिंग किया की था। थी? मैंने प्लानिंग की थी अकेले। प्लानिंग की थी? जी, बिल्कुल। सरिया ला के रखा, इससे मारना हाँ है, जी। और बोरी ला के रखी। हाँ जी, किसको फिर बंद कर फेंक कैसे दिया। मारा उसको? फिर उसको मैंने गले में लगा कर दोनों हाथों से दबा दिया। फिर वो आगे नींद में थी, कुछ नहीं, वो हिली भी नहीं, जो बात है सीधी सी। फिर उसका दम टूट गया। उसके बाद फिर मैं ये अचानक आई पीछे। तसल्ली की फिर के मर गई है कि जिंदा है? हाँ नहीं, वो पता लग गया था मुझे। कैसे? क्योंकि नाक पे मैंने हाथ रखा तो सांस नहीं आ रहा था। चेक किया? जी। तो फिर मैं ये आई अचानक, देखिए ये क्या कर दिया आपने। मैंने कहा बस मैंने जो करना था कर दिया।
फिर इसने कहा पुलिस ये वो करेगी। मैं कहा अल्लाह मालिक है, जो भी होगा, मैं गरीब जरूर लेकिन बेगैरत नहीं हूँ जो मैं अपनी इज्जत के साथ ऐसे किसी को खेलने दूँ। फिर मैंने उसको ना फिर बोरी में पैक कराने लगा, उतने में फिर ये बच्चा आ गया। फिर ये भी रोने लगा, ये क्या किया आपने? बोला बेटा जो होना तो वो हो गया है, अब अगर मेरी हेल्प करवा सको तो ठीक है, ना तो तुम जाकर लेट जाओ। फिर बेटा था, बर्फदार था, मान गया ये। फिर मेरे साथ इसने फेंक, वहाँ कंगनी वाले पुल पे हम फेंक कर आ गए। बांधा किसने लाश को? हमने सारा कुछ मैंने किया था। कैसे बांधा आपने? जी पहले उसके हाथ बांधे दोनों, फिर उसके बेले को टांग के पास लगे दोनों टांग बांध दिया था। फिर इसी तरह मैं और मजीद बांध के उसको बोरी में फिर डाला। डाल साथ मिलके किसने डलवाया? बेटा आ गया था ना, मैं कहा था। इसका क्या कसूर है जिसके मुंह पे अभी दाढ़ी सही तरह नहीं आई? बस कोई कसूर नहीं है। बस इसका क्या कसूर है जो इसको तुमने थाने, कचहरियां और फिर आगे जेल, बिल्कुल, और वो भी 302 में? इसका क्या कसूर था कि ये तुम्हारा बेटा है? बस इसका कसूर अगर ये काम हुआ था तो पुलिस से राब्ता करना था ना। नहीं मैंने नहीं किया राब्ता। क्यों एतबार नहीं था पुलिस पे? क्या मसला था जो पुलिस से राब्ता नहीं किया? आप यही कह सकते कि मुझे इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ ना मिलता तुम्हें? मुझे अपने आप में तसल्ली थी कि नहीं मिलता, मैं जलील हो जाता मोहल्ले में, वैसे जैसा भी जलील हो रहा। SHO साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। नदीम साहब इनका नाम है, नदीम खालिद भुट्टा साहब। इस केस के हवाले से डिटेल्स हम नदीम साहब से जानते हैं। नदीम साहब, इस वकूए के मुतल्लिक इतला कैसे मौसूल हुई थी? ये जरिया वायरलेस कंट्रोल में कॉल मौसूल हुई थी कि ये कंगनी वाला पुल के ऊपर एक बोरी के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है। प्रोबेबली यही था कि इसके अंदर कोई डेड बॉडी है। ठीक है। तो फौरी मौके पे पहुंचे हैं हम, अफसरान वाला को भी इतला दे दी थी। बजरिया PFA से टीम हमने उसको बोरी को हमने ओपन किया है, तो पीछे एक लेडी की लाश बरामद हुई है, जिसको उस वक्त भी यही महसूस हो रहा था कि गला दबा के उसको मारा गया है। ठीक है। लाश वो नामालूम थी और उसको मुकम्मल तौर पे जब PFA से टीम ने उसको मुकम्मल अपना कॉर्डन करने के बाद वो सारा जैव कुआ उसने महफूज कर लिया, तो फिर उसके हथेली के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था, जो उस नंबर को लेके हम आगे चले हैं। ठीक है। मकतूला का शनाख्त सुरैया बेगम के नाम से हुई थी। मकतूला का नंबर हासिल किया गया, तो मकतूला के नंबर की जो CDR ली गई, तो वो 26 अगस्त की वो ट्रैवलिंग हुई थी वो मोड़ इमनाबाद से। और ये रात 9 बजे 7:30 बजे ट्रैवलिंग शुरू हुई है उधर, रात 9 बजे ये इधर हमारा बिहारी कॉलोनी में उसकी ट्रैवलिंग आई है, और रात 11:30 बजे वो मोबाइल फ़ोन बंद हो गया था। ठीक है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है पीछे से हिस्ट्री यही थी कि ये मकतूला के जो लवाकिन थे, बेटे थे, उस नदीम अब्बास नाम है उनका, वो बता रहे थे कि उनकी वालदा जुलाई में 13 या 14 जुलाई को ये गई थी, मस्कत गई थी, और उनको यही था कि अभी तक उनकी वालदा उधर गया है। लेकिन बाद में जब ये चीज़ को मज़ीद चेक किया गया तो 13 अगस्त को उसकी वालदा इधर रावलपिंडी में उसने लैंड किया था, और उसकी कॉल वगैरह गुजरांवाला के किसी नंबर के साथ चल रही थी। ठीक है। नदीम साहब, वालिदा मकतूला सुरैया जिस करैक्टर की हम बात कर रहे हैं, इनके बेटे का ये कहना है कि हमारी वालिदा तो उधर थी, यानी उनके नॉलेज में नहीं था कि हमारी अम्मा पाकिस्तान में हैं? जी, उनके नॉलेज में उस वक्त तक नहीं था। इट मीन्स कि फिर इनका अपने बच्चों से मिलना मिलाना नहीं था? तकरीबन ये कभी कभी जाती थी साहिवाल, ज़्यादातर ये गुजरांवाला रावलपिंडी इस्लामाबाद में इनका स्टे रहता था। ओके। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जहाँ पर लाश के मुतल्लिक आप लोगों को बजरिया वायरलेस इत्तला मौसूल हुई, और फिर उसके बाद जाहिर है आप लोगों ने उसकी तस्वीर ली होंगी, PFSA की टीम बुलाई होगी, उसका पोस्टमार्टम करवाया होगा, एक पूरा आप लोगों का एक अपना प्रोसीजर है। उस सारे प्रोसीजर को करने के बाद जो पहला आपको शक गुजरा कि क्या मामला हो सकता है, किसने इस औरत को कत्ल किया है, वो क्या था नुक्ता? सबसे ये चीज़ बात थी जो इंटरेस्टिंग थी कि ये बोरी के अंदर एक लाश बरामद हुई थी जिसके हाथ और पांव दोनों बंधे हुए थे। ठीक है। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ कराची की गैंग की तरह नहीं, जैसे उसको होता है बोरी बंद लाशें उधर बरामद होती हैं, तो हमें तो यही सर शक था, तो खुदा ना खासा कोई ऐसा गैंग इधर तो मूव नहीं कर रहा। ओके। जिस वजह से में भी कोई और भी मिसहैप होने का कोई अंदेशा हो सकता था। ठीक है। लेकिन ये उस चीज़ को हम मद्देनजर रखा हुआ था। जब इसकी CDR हमने लैंगिट्यूड लेके हम पहुंचे, हम गूगल मैप पे डाल के, तो बिहारी कॉलोनी हमारे इलाके के अंदर इसकी लास्ट जो थी ना, एक जगह पे आकर रुक गया था। उस मकान को हमने मजीद सर्च किया तो उधर मकतूला का कोई कपड़े वगैरह उधर बरामद हो गए थे। ओके। उनकी हमने इन्वेस्टिगेशन की तो वो गार शमशाद उर्फ गोल्डन नाम के एक आदमी था जो PTCL में लाइनमैन था। उसकी 46-47 साल उम्र थी। उसकी सेकंड मैरिज हुई थी अलीजे नाम की एक औरत के साथ। जो अलीजे थी वो उसकी रिश्ते में ये खाला लगती थी मकतूला। उधर से हमने अपना इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी शुरू की, तो पहले तो ये बिल्कुल टोटली तौर पर डिनाई उन्होंने कर दिया कि हमने इन 2-3 साल हो गए हमने इनको देखा नहीं है। लेकिन जो उनके नंबर से हमने अपना CDR में चेक किया तो उनके साथ उनका राब्ता मौजूद था।
ठीक है। इस चीज़ को हम साथ लेके चले हैं। बाद में इसका मोबाइल नंबर सेट चेक किया गया लीजे का, तो उसमें केम्स के अंदर में मकतूला की 23 अगस्त वाले दिन केम्स केन हुआ था उसका शनाख्ती कार्ड, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है। इसको हम आगे लेके चले हैं तो फिर अलीज़ा ब्रेक हुई है। अलीज़ा ने बताया है कि ये उसका साथ रब्ता हुआ है सुरैया बेगम के साथ। 18 या 19 को वो चली गई है उधर रावलपिंडी में कोई ब्यूटी पार्लर का काम का। उसने कहा था कि उसने मुझे कहा था कि आपको उधर लगवा दूंगी और आपकी मियाँ की तरह को कम है तो आप सपोर्ट कर लेना। जब अलीज़ा उधर पहुंची है तो अलीज़ा के ने बोला है कि रावलपिंडी में बहरिया टाउन के अंदर उसको एक क्वार्टर में लेके गए हैं और उसके साथ उधर कुछ ज्यादती हुई है। ठीक है। जब ये ज्यादती उसके साथ हुई है तो उसने पीछे से अपनी वालदा को कॉल किया है। वालदा को कॉल करने के बाद उसने सारी चीज़ें बताई हैं। तो फिर जरिए इसके खामद सुरैया खातून के साथ उनका रब्ता हुआ है। तो फिर उनको किसी तरीके से, क्योंकि इसका एक बेटा भी 2 साल का है, उसका बताया गया कि वो रो रहा है ज़्यादा, तो इधर उसको रिक्वेस्ट करके इधर वापस बुला लिया। ठीक है। अच्छा नदीम साहब, बाकी डिटेल जो हैं वो हम डीएसपी साहब से भी जानेंगे, जाहिर है वो भी लीड करते रहे इस टीम को। मैं आखिर में आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाहती हूँ कि कितने दिन लगे आपको इस केस को सॉल्व करने में? हम 3-4 दिन के अंदर, अल्लाह का शुक्र है, हमने इसको आइडेंटिटी इसकी ब्रेक की और उसके बाद हमने इसको सॉल्व भी कर हम ये कह सकते हैं कि 3 रातें आप सोए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं सोए थे। क्राइम फाइटर आप वैसे भी जाने जाते हैं गुजरांवाला में। जी थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी कोई रिश्तेदार काम नहीं आता, किसी के बाप होता है जो हर मुसीबत में काम आ जाता है। बस ये गुजारिश है, पापा का कुछ ना हो। माँ तो चली गई है, बाप रह गया सहारा। हाँ। बाप भी चले जाएगा तो कौन रहे पीछे हमारे? नहीं, अब्बू ने तो कत्ल किया है, अब्बू को माफी कहाँ से मिलनी है? अब्बू तो 302 में है। बस ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे बाप को कुछ ना हो, क्योंकि बाप ही एक सहारा था हमारा। वो भी अगर कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ के रहेंगे? अगर आज मेरी माँ जिंदा होती ये नौबत ना था कभी भी, न दूसरी शादी करनी पड़ती पापा को। बस अम्मी को फोत हुए कितना अर्सा हुआ है? 3 साल हो गए। जब पापा ने दूसरी शादी की थी तो आप लोग खुश थे या नहीं थे? खाना का मसला था, घर में खाना पकाने वाला नहीं था। सुबह होटल से खाना आता था, रात को पापा जब शाम से आते थे खाना उस टाइम खाना खाते थे, बस दिन को नहीं खा। कभी कभार पापा के घर भी होता था, मिल जाता दिन का। क्या नाम है? अरसलान। अरसलान जी। बेटा कितनी उम्र है? मेरी 16.5 साल। 16.5 साल। स्कूल जाते हो? जी। क्या पढ़ रहे हो? आर्ट्स 9th में। 9th में हो? पेपर दे दिए 9th के? नहीं, भी देना है इनके, मैं पढ़। तैयारी शारी चल रही है? क्या हुआ है बेटा? हथकड़ी लगी हुई है, मुझे शर्म आ रही है। बस मैं रात को उठा था, इस दूसरे कमरे में गया हूँ, पापा ने ये कर दिया था, तो पापा ने कहा साथ हेल्प कराना कर। डरे नहीं तुम देख के कि ये मैं क्या? डर के मैं रोने लग गया था। छोटे हो पापा तुम क्या तो। किया आपने? आपने हमें नहीं देखा, आपने क्या कर दिया ये सब? पापा कहते बस ये सब हुआ था, ये इस वजह से मैंने कर दिया। पापा थे, बोला, फिर मैंने यानी कि कर दिया, साथ पैक पापा से करवा। डर लग रहा था? नहीं, डर नहीं लग रहा था। पापा ने बोला था बस इनके पैक करवा के मैं कंगनी वाले पुल में साथ जाके फेंका है। पापा ने कहा कि बांधो मेरे साथ डालो? नहीं, पापा ने नहीं कहा था। पापा ने कहा हेल्प कराना करवा दो, वरना फिर आप जिसको मैं मेरे सो जाओ। फिर मैं इनके पापा को मैं करवा देता हूँ आपके साथ ही। फिर मैंने पैक करवाया। डर नहीं लगा आपको? बच्चे तो डरते हैं डेड बॉडी से। पापा थे साथ इस वजह से। पापा साथ खड़े थे इस वजह से? बाप है जी, इसलिए। क्या मतलब, मैं बेटा जानना चाहती हूँ वो क्या अकीदा था कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है सामने, अगर कोई मुझे कहे कि लाश के करीब हो जाओ या लाश को टच करो तो मुझे भी डर लगेगा। तो आप तो खुद छोटे से हो, तो आपने लाश को कैसे बांधवाया पापा के साथ और बोरी में डाला? ऐसा नहीं लगा कि ये उठ ना जाए, पुलिस ना आ जाए, कोई देख ना ले? बोलो बेटा, शाबाश बोलो। नहीं लगा ये सब क्यों नहीं लगा? उस टाइम बस मैं ज़रा प्रेशर में, यानी कि टेंशन में था, ये क्या हो गया ये सब। फिर जल्दी जल्दी पापा ने इनके उसका टांग हाथ बांधा था, फिर मैंने हेल्प करा के बोरी में इनके पापा के साथ डलवाया, बाइक पे रखवा कर साथ जाके फेंक आया था। वो बोरी आपने पकड़ी थी पीछे बैठ के? जी, आपने पकड़ी थी? भारी नहीं थी, गिरी नहीं? फिर पापा ने साथ मिलकर बाइक पर रखवाई थी, फिर मैं पीछे बैठा, फिर पापा बाइक चला के पापा लेके गए। मैंने यानी चलती हुई गाड़ी थी, तकरीबन स्लो थी, मैंने ऐसी गाड़ी यानी कि फेंक दिया, चल गए हम। फेंक दिया?
और चले गए। जी। फिर घर आके बेटा क्या किया? मैं सुबह फजर टाइम तक उठा रहा था, उसके बाद फिर नहा के यानी कि मैं रिलैक्स होने के लिए सो गया था। फजर टाइम फिर तक क्या सोचते रहे हो? क्या हो गया, ये पापा ने क्या कर दिया, आगे मैंने देखा नहीं है। क्या? आगे हम 5 बहन भाई, हमें देखा नहीं है, हम भी आगे हैं, इनके पीछे हम हैं। आप लोग 5 बहन भाई हो? जी। बाकी कहाँ है? बाकी सब घर पे। अम्मी कहाँ है? मेरी मामा का इंतकाल हो गया। फौत हो गई? जी। अम्मी याद आई थी इस परेशानी में जी। या नहीं आई थी? आई थी। आई थी। क्या याद आया था कि अम्मी होती तो अम्मी को बताता? क्या याद आया था? शाबाश बताओ, क्या याद आया था? मामा होती तो ये सब ना होता। ये ना होता? मामा होती तो ये ना होता? वक्त हमारे पे नहीं आता, ये वक्त हमारे पे नहीं आता। ये वक्त आप पे ना आता? फिर बेटा फिर दुआ की अल्लाह से, कोई नमाज पढ़ी, कोई अल्लाह से हेल्प ली कि ये क्या हो गया अल्लाह? आपका तो बज़ाहिर कोई कसूर भी नहीं नज़र आता, बाप की वजह से जाहिर है कानून के मुताबिक काम करना है, पुलिस ने कानून के मुताबिक काम करना है, आपको हथकड़ी लगी हुई है। अम्मी याद आई उस टाइम, बाकी बहन भाइयों से बात की बैठ के? किसी से नहीं, बस जिस दिन घर में रेड पड़ा था ना रात को 11 बजे, तो उस दिन भाइयों को पता लगा था कि ये सब का घर पे हुआ। आपने बाकी बहन भाइयों को भी नहीं बताया? किसी को नहीं का राज रख लिया। फिर बेटा बस फिर पुलिस के साथ आ गए इधर? नहीं, मैं अगले दिन खाना देने के लिए आया था, बस फिर उस टाइम मुझे इन्होंने पकड़ा था। अच्छा मुझे बताओ पेपर कब है? अब जो मई आएंगे उस पर तैयारी हो रही थी? जी। अब आपको पता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? पता है आपको या नहीं पता? थाना जाना। थाने में तो हो ना, पता है आपको कि नेक्स्ट स्टेप क्या है? जेल। को किसी पुलिस वाले से सुना हो, कोई अब्बू से सुना हो? सुना है कि अब कहाँ जाना है आपको? नहीं सुना? नहीं, ये है आगे जेल जाना था, बोला जेल जाएंगे अगर केस आपका चलेगा। आपने कभी जेल देखी है? कोई फिल्मों में देखी होगी, कोई ड्रामों में देखी होगी। पता है कुछ जेल का माहौल क्या होता है, जेल किसे कहते हैं? नहीं पता? अभी डर लग रहा है? कुछ कहना चाहते हो? शायद इस प्रोग्राम के जरिए से कोई आपकी इल्तिजा सुन ले। कुछ कहना चाहते हो बेटा? मैं क्या कहूँ, बस कहना यही चाहते हैं। आप जरा खामोश हो जाए। बेटा कुछ कहना चाहते हो? बस मैं यही जानना चाहता हूँ, हमें माफ़ कर दिया जाए बस। हमें किसे? अब्बू को? हम सबको। नहीं, अब्बू ने तो कत्ल किया है, अब्बू को माफ़ी कहाँ से मिलनी है? अब्बू तो 302 में है। अम्मी बेचारी फजूल में रगड़ी गई, झांसे में आ गई। माँ तो चली गई है, बाप रह गया सारा। हाँ। बाप भी चले जाएगा तो कौन रहे पीछे हमारे? बाकी बहन भाई छोटे? नहीं, आपसे छोटे? सारे छोटे हैं। और क्या कहना चाहते हो? बस ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे बाप को कुछ ना हो, क्योंकि बाप ही एक सहारा था हमारा। वो भी अगर कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ के रहेंगे? अगर आज मेरी माँ जिंदा होती ये नौबत ना था कभी भी, न दूसरी शादी करनी पड़ती पापा को। बस अम्मी को फोत हुए कितना अर्सा हुआ है? 3 साल हो गए। 3 साल हुए? जी। 2020 में कोरोना के टाइम में फोत हुई। कोरोना में फोत हुई थी? नहीं। कोरोना के टाइम पे यानी कि घर पे ना, यानी कि घर की हम सफाई कर रहे थे तो उसमें ना गैस लीक हो गया था। मामू हमारे साथ थे घर के, यानी कि मेरे मामू सगे, वो हमारे साथ ही करके काम कर रहे थे। उनको पता नहीं लगा ना घर में, यानी कि गैस लीक था, किचन में गैस यानी कि जम गया था। जो छोटी बहन ना किचन में गई, उसे खुशबू कुछ पता नहीं लगा, उसने बस माचिस जला दी, आग लग गया। तो मामा उससे बचाने के लिए गई, किचन का दरवाज़ा खोला तो बस सारा आग मामा के ऊपर आ गया था। तो उसमें मामा, यानी कि मामा ने बाया पहना हुआ था, मार्केट जाना था मामू के साथ, बस बाया जिस समय चिपक कर जल गई थी। फोत हो गई? जी। 9-10 दिन के बाद फोत हुई थी। उनका इलाज वहाँ लाहौर जिना अस्पताल में चल रहा था। उसकी शादी यानी कि मामा के फोत होने के बाद 2-3 महीने के बाद पापा ने शादी की थी। जब पापा ने दूसरी शादी की थी तो आप लोग खुश थे या नहीं थे?
लाइफ अच्छी गुजरी थी, यानी कि शादी। जब पापा ने फैसला किया कि मैं दूसरी शादी करता हूँ, आप लोग खुश थे? खाना का मसला था, घर में खाना पकाने वाला नहीं था। मुझे सुबह होटल से खाना आता था, रात को पापा जब शाम से आते थे खाने उस टाइम खाना खाते थे, बस दिन को नहीं खाता था। कभी कभार पापा के घर पे होता था, मिल जाता दिन का। बस मेरी गुजारिश है, मेरे पापा को कुछ ना हो, क्योंकि पापा हमारे सहारा है। कोई रिश्तेदार काम नहीं आता, किसी के बाप होता है जो हर मुसीबत में काम आ जाता है। बस ये गुजारिश है, पापा का कुछ ना हो। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं आमिर हुसैन सिंधु साहब, जो कि एज ए डीएसपी गुजरांवाला में अपनी जिम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम कर रहे हैं। डिटेल्स जानते हैं आमिर साहब से कि ये बोरी बंद लाश का मामला क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ ढके छुपे लफ्ज़ों में, तो क्राइम को हमेशा जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, डीएसपी मौके पर जाते हैं, एसएचओ मौके पर जाते हैं और फिर आईओ के हाथ में ये केस आता है और तफ्तीश का आगाज़ होता है, तो सबसे पहले जो मौका वारदात होती है या जहां से लाश बरामद होती है, जहां पर मर्डर होता है, वहां से बहुत से सवालात जन्म लेते हैं पुलिस ऑफिसर के दिल में और फिर वहां से तफ्तीश का आगाज़ किया जाता है। इसी बोरी बंद लाश के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बोरी इस पोजीशन में या इसके अंदर मौजूद जो लाश है उसकी पोजीशन कुछ इस तरह से थी कि मुशाबत होती थी कि शायद बिहारियों ने ये काम किया है, क्योंकि उस डेड बॉडी की सिचुएशन या जो सिटिंग पोस्चर है, जिस अंदाज में उसके पाँव को और हाथों को बांधा गया, उससे बहुत से सवालात ने जन्म लिया। डीएसपी साहब मौके पर गए, इन्होंने देखा और तफ्तीश के लिए बाकायदा एक टीम बनाई, उस पर काम किया और कामयाबी हासिल की। आमिर साहब से जानते हैं असल हक़ाइक़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। आमिर साहब, मैंने ठीक बात की है? जी बिल्कुल। जब आप लोग मौके पे जाते हैं, डेड बॉडी देखते हैं, तो आधी कहानी आप लोगों को समझ आ जाती है, बाकी तफ्तीश बता देती है। आमिर साहब, डेड बॉडी से आगाज करें, क्या देखा, कैसी पोजीशन थी? हमारा ईमान ये है कि अगर मौके पे जाएं और फर्स्ट टाइम जितनी जल्दी हो सके, हमारा ईमान ये है कि जब आप मौके पे पहुंचते हैं तो आधा मसले का हल आधा उधर सॉल्व हो जाता है, अगर अच्छे तरीके से उसको हम देखें, चेक करें। तो ये कानून कुदरत है कि किसी जो मुलज़म इस किस्म की हरकत करता है वो अपने निशानात छोड़ता है। अगर हम अपनी लापरवाही से अगर उनको इग्नोर कर दें तो वो तफ्तीश का दायरा जो है ना वो और लंबा हो जाता है और हमारे लिए भी मसले मसाइल पेश आते हैं। अगर बर वक्त जाके हम चीज़ों को कलेक्ट कर ले तो आधा मसले का हल तो उधर ही हल हो जाए, जैसे आपने पहले बताया था। इधर भी जब ये बोरीबंद लाश हमें मिली थी तो उस वक्त हरासमेंट थी कि ये बोरीबंद वाला कराची वाला सिस्टम इधर भी ना शुरू हो जाए, बहारियों वाला। अगर ये कामयाबी से अगर ये सॉल्व टाइम पे ना होता तो मुमकिन है इसके बाद ये एक प्रॉपर किस्म का चेन चल जाती, तो कभी हमें बोरी उधर से मिलनी थी, कभी उधर से मिलनी थी। तो ये अल्लाह का करम है कि ये हमारे 2-3 दिन में ये मामला हमारा हल हो गया। और इसके सॉल्व होने का जो बड़ा अजीब सा वाक़या है कि जब हमने इसको लाश को बाहर निकाला और इसके हाथ में ना एक नंबर लिखा हुआ था, हाथ में पेंसिल के ज़रिए। पहले हमने ये सोचा कि ये किसी ने पहले मारा है और बाद में किसी का नंबर लिख दिया ताकि वो इस केस में फंस जाए। ठीक है। फिर हमारे दिन में ये आया कि मारने वाला जो है ना वो अगर किसी को फंसाएगा तो ये मुमकिन 2 चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी हमें कि ये समझ नहीं आ रही कि ये नंबर किसी ने क्यों लिखा है, घर पहुंचाने के लिए लिखा है या किसी को फंसाने के लिए लिखा है। मैंने अपने तफ्तीशी को कहा कि इस नंबर पे ना राब्ता करें। उसने उस नंबर पे राब्ता किया तो वो बेसिकली उसके बेटे का नंबर था। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, मैं ज़रा थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के साथ चीज़ों को डिस्कस करूंगी। जो नंबर था वो बॉल पेन से लिखा गया था या इंक पेन से? क्योंकि इंक पेन तो मिट जाता है। बॉल पॉइंट से लिखा था। जब आपने डेड बॉडी को जाहिर है देखा, उसका मुलाहिजा किया होगा, तो वो नंबर काफ़ी दिन पुराना लिखा हुआ था या ताज़ा राइटिंग? नहीं, क्योंकि वो रात को तो उसका मर्डर हुआ था, तो थोड़ी देर बाद वो उन्होंने उसको उठाया,
मोटरसाइकिल के अंदर बेटा पीछे बैठा था, ये चला रहा था, तो वो ऊपर ब्रिज पे जाके तो उसको छोड़ आए थे। 2-4 घंटे पहले की तो बात। इट मींस के फ्रेश राइटिंग समझ आ रही थी। वो मजे की बात यह है कि मैडम जब उन्होंने उसको फ़ोन किया तो वो बात ये समझा कि ये शायद जिस तरह को अननोन कॉल होती है मुझे फंसाने के लिए या थ्रेट करने के लिए, वो बंदा हमारे तफ्तीशी के गले पड़ गया। आपने कैसे फ़ोन किया, हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है जो मरी हो, आपने फ़ोन कैसे? उसने मुझे बताया कि वो तो बंदा सीधी बात नहीं करता। अच्छा। तो मुझे भी ये गुस्सा आया कि हम उससे पूछ रहे हैं, वो तामन नहीं कर रहा, लेकिन बाद में पता चला कि वो उसको ये समझ आई कि ये मुझे को ट्रैप कर रहा है। उसने फिर अपने भाई से बात की कि ये मामला है, मुझे इस किस्म का फ़ोन आया कि एक लेडीज है जिसकी 50 साल से ज़्यादा उम्र है। फिर हमने उस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर दी तस्वीरें कि अगर आपको कोई शक है तो ये चेक कर ले। ठीक है। उसका भाई आर्मी में था, सिपाही था, उसने फिर थोड़ा सा शकदार किया कि ये तो हमारी ही वालदा है। ये ट्रेस होने का जो मामला था ये वो उस जगह से जो नंबर लिखा था वो उधर से ट्रेस हो गया। ठीक है, वो नंबर था मकतूला के बेटे का, क्योंकि वो बेटे लिखा इसलिए था, ये भी कहानी है ना कि लिखा क्यों था। उसने नई सिम निकलवाई थी, नया नंबर था। उसने बताया कि ये आप मेरी वालदा, तो मैंने ये नया नंबर निकलवाया तो आप लिख लो। उसको चीज़ नहीं मिली तो उसने हाथ पे लिख लिया। वो ही हमारे लिए वो हमने वहाँ से बन गया और वहीं से कहानी क्लियर हो गई। वरना नाम ना लिखते तो हमें शायद पता ही ना चलता कि ये किसने मारा है, कौन है, ये किधर से आई है। हो सकता है ये महीनों में नहीं सालों में पे ये मुहित हो जाता मामला, लेकिन ये 2-3 दिनों में सॉल्व हो गया है। ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये कहती है कि उन्होंने गला दबा के मारा है। गला दबा के मारा है? गला दबा के, वो सरिया रखा है ऊपर, पहले वो पिया उसको, वो क्या कहते हैं, लिक्विड वगैरह। ठीक है। गोलियां। ठीक है। वो जो होती हैं नींद वाली। ठीक है। वो गोलियां पिला के वो बेहोश हो गई। फिर बड़े आराम से फिर काम हो जाता है। फिर क्या करना उसने, मज़ामत क्या करनी थी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसमें कातिल कौन है, क्या कहानी है और कहानी इसमें ये है कि एक औरत है, वो हमने पकड़ी हुई है, वो रिश्ते में इसकी भांजी लगती है। ठीक है। ये औरत बरूने मुल्क भी जाती थी ब्यूटी पार्लर के बहाने। असल में ये इसका दूसरा ही मामला था, लड़कियों के लिए ले जाना, लेके आना, सप्लाई करना बकौल दूसरी पार्टी के। हम तो अभी तफ्तीश कर रहे हैं, हम तो अभी क्लियर नहीं करेंगे इस मामले को। उसने कहा कि इसने मुझे बड़े प्यार से बुलाया कि मैं आपकी खाला लगती हूँ तो आप उधर पिंडी आ जाएं तो मैं आपको नौकरी दिलवा देती हूँ। हालांकि ये खाला थी, उसको रिश्ते में लगती थी, जानती थी वो क्या काम करती है, और ये अपने खामद को बता के तो चली गई। खामद ने भी इजाज़त दे दी कि महंगाई है तो चलो ठीक है, जाके आप उधर काम कर लो। वहाँ जाके इसने 2-3 दिन और 3 रातें इसने कहा कि इसने मुझे एक फ़्लैट में बंद कर दिया और वहाँ फिर मुझसे मुख्तलिफ लोगों से जिनसी तशद्दुद इसने करवाया है। लोग दिन को भी आते थे, रात को भी आते थे। मुझे इन्होंने हब्स बेजा में रखा और मुझे ज़बरदस्ती जो है ना वो मुझसे ये काम करवाते थे। 3 दिन भी इसने जान छुड़ा के फिर वापस आई। वापस आके फिर इसने अपने खामद को सारी बात बताई। ठीक है। अब जब खामद को बात बताई है ना तो उसके ज़हन में फिर आ गया कि ये वाजिबुल कत्ल है, मैंने इसको नहीं छोड़ना। फिर उसने अपनी बीवी को नहीं बताया, वैसे कहा कि अपनी खाला को बुलवाओ। ठीक है। उसने फिर फ़ोन करके बुलवाया कि ठीक है, हमने नौकरी करनी है तो आप भी आ जाओ, तो प्रोग्राम बनाते हैं। तो वो 2-3 दिन में ज़ाहिर है पिंडी थी, रिश्तेदार थी, इधर ही उसके रहते थे, तो वो फिर उनके चक्कर में आ गई और उसी रात को 9 बजे आई है। पहले खाना खाया है तो वो थोड़ी देर के लिए वो कहती है मैं बाहर गई हूँ, तो इसने वो ATM जो गोलियाँ होती हैं वो नींद वाली वो मिलाई हैं, तो मेरे आने से पहले इसने उसको ख़त्म कर दिया था। ये इसकी बैकग्राउंड है, ये इसका बैकग्राउंड है। ठीक हो गया जनाब। आज की कहानी में हमने ये देखा कि वो मासूम बच्चा जिसके मुंह पर अभी दाढ़ी मूंछ सही तरह से आई भी नहीं, अपने बाप की हया करते हुए बाप के हुक्म को माना और उस लाश को बोरी में डाला और आज इसी गुनाह में हथकड़ी लगाए खड़ा है, जिसके अभी 9th के पेपर्स होने हैं और वो इस ख्वाबों को देख रहा था कि मैंने पढ़ना है, लिखना है और आला तालीम हासिल करनी है। लेकिन आज ज़ारो क़तार थाने में रोते हुए देखा तो मुझसे भी अपने जज्बात काबू में न रहे। हर घर में एक बाप होता है, एक माँ होती है। माँ दुनिया से पहले चले गई और बाप आखिरी सहारा है। खुदारा आला हुकाम से इस बच्चे की ये अपील है, ये मुतालिबा है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मेरा कोई कसूर नहीं था। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।